प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। और एक बार पुनः आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का समय हो चुका है। जितनी जल्दी संभव वो क्लास में आइए और मुझे उम्मीद है आप इस टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिना टाइम लेते हुए, बिना किसी भूमिका के मैं आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे, जोरवे संस्कृति के स्थलों में, ध्यान दीजिएगा, जोरवे संस्कृति की बात हो रही है, ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिलता है? सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, इनाम गांव है, बाल्की है, जोरवे है या फिर नवदा टोली है। और मुझे अगर आप बताएंगे तो बेहतर होगा और फटाफट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अगर दिक्कत आ रही है आपको तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर सही जवाब है इनाम गांव। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल हो या फिर ताम्रपाषाण काल हो, हमेशा से एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है छात्रों के लिए। इन खंडों में कभी ना कभी थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ कन्फ्यूज़न होता है। इन प्रश्नों को आप देखिए और आगे का प्रश्न भी क्या कह रहा है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से होती है? गर्त ग्रहों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको गर्तावास भी कह सकते हैं, ठीक है। नवदा टोली है, हड़प्पा है, अहाड़ है या फिर इनाम गांव है, मुझे बताएंगे। और इन प्रश्नों को आपने एक बार कभी ना कभी मेरी क्लास में हल किया है तो जवाब आना चाहिए। और यहाँ पर जवाब है इनाम गांव, गर्तावास ताम्रपाषाण काल में। और भी चीज़ें आपको पता होंगी इससे जुड़ी हुई। मैं एक बड़ी कॉमन बात डिस्कस कर दूं। नवपाषाण काल में गर्तावास, नवपाषाण काल में, तो आप जवाब दे सकते हैं। और नवपाषाण काल में गर्तावास मिले हैं बुर्जहूम में और गुफ़्फकराल में, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं गर्तावास से जुड़े हुए, मैंने एक बार कंपाइल किया था, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। और अब तीसरे प्रश्न पर आप नज़र डाल सकते हैं और ये कह रहा है, ये प्रश्न भी बड़ा कॉमन है, कई बार पूछा गया है। आज मैंने थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल कम रखा है। छात्रों का ये अनुरोध था कि सर थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो हल करने में थोड़ा मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। आज आपको बहुत कठिन प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो देखिए कि किस नगर से हमें सर्वाधिक वर्णाक्षरों वाला एक अभिलेख मिला है, जिसे तथाकथित साइन बोर्ड की संज्ञा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, साइन बोर्ड की संज्ञा दी गई है धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बर्नावली। और सही जवाब है इसमें धोलावीरा। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, धोलावीरा से बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, अपवाद स्वरूप धौलावीरा की जो नगर योजना है ना, वो 3 खंडों में विभाजित है। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि ये बताइए धौलावीरा की नगर योजना या एक ऐसा नगर जिसकी नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है, तो वो एकमात्र नगर है धौलावीरा। ये बात क्लियर है। फिर आपको ध्यान देना चाहिए, कृत्रिम जलाशयों का साक्ष्य यहाँ पर ही है। कृत्रिम जलाशय बहुत सारे हैं। वर्षा के जल प्रबंधन का साक्ष्य है। और मैं जहाँ तक याद कर पाता हूँ, धौलावीरा से एक स्टेडियम का साक्ष्य भी है, ठीक है। तो इन सारी बातों को मुझे उम्मीद है आप याद कर पाएंगे, याद होंगी आपको। बर्नावली को देख लीजिए, यहाँ से एक मिट्टी का खिलौना हल मिलता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता है। मिट्टी का खिलौना हल, ध्यान रखिएगा। बातें बहुत सारी हैं, मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करता रहूँगा। और फ़िलहाल हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी।
ऋग्वेद के किस मंडल को प्रगात मंडल कहा गया है? दूसरा, आठवां, नौवां या फिर पांचवां? चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। प्रगात मंडल, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रगात मंडल याद रखिएगा, इसमें कुछ गेय मंत्र संकलित हैं और ये अष्टम मंडल में है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के इसी प्रगात मंडल से लिए गए हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के अष्टम मंडल यानी कि प्रगात मंडल से लिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे नोट कर पा रहे होंगे। और अगले प्रश्न पर नज़र डालिए और ये प्रश्न कह रहा है, वैदिक काल में भ्रमणशील आचार्यों को क्या कहा गया है? मतलब ऐसे आचार्य जिनके गुरुकुल नहीं होते थे और वो घूम घूम कर छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो चरक, सत्यमन्या, चरण या फिर उपाध्याय? और मुझे उम्मीद है इसका जवाब भी सही आएगा। अगर दे पा रहे हैं जवाब तो ठीक है, और यहाँ पर सही जवाब है चरक। वैदिक शिक्षा पद्धति में ध्यान रखिएगा चरण अनुसंधान शालाएं हैं। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई कर दूं। उपाध्याय ऐसे शिक्षक होते थे जो शुल्क लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। ध्यान रखिएगा, शुल्क लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। ये इम्पॉर्टेंट बात है। सामान्य तौर पे शिक्षा प्रणाली निशुल्क थी और शिक्षा प्राप्ति पूर्ण होने के बाद शिष्य गुरुदक्षिणा प्रदान कर सकता था अपने गुरु को, लेकिन उपाध्याय ऐसे शिक्षक होते थे जो शुल्क लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। ये बात भी क्लियर है? एक बार सब लोग रिप्लाई कर दीजिए बेहतर ढंग से। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, जैसे विद्यार्थियों को, वैदिक काल के विद्यार्थियों को क्या कहा गया है? वैदिक काल में विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान करते थे क्या कहा गया है? आप बताइए। और विद्यार्थियों के कितने प्रकार थे? ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अगले प्रश्न पे आइए, और ये प्रश्न है, बुद्ध ने घर छोड़ दिया, वो 4 दृश्य, उनका क्रम क्या है? ठीक है, तो वो 4 दृश्य तो आपको पता है, यहाँ पर क्रम लगाना है। तो क्रम लगाने के लिए विकल्प आपके सामने हैं, और ये ऐसे याद रखिएगा, OPDS, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, पेशेंट यानी कि बीमार आदमी, डेड बॉडी और सन्यासी। ठीक है, तो तदनुसार यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है इस प्रश्न का। ऐसे प्रश्नों में कभी भूल से गलती भी हो सकती है, तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है हम लोगों को, और जो भी प्रश्नों को हैंडल करना है बहुत गंभीरता और बहुत संयम के साथ। जंगम कौन है? कश्मीरी शैववाद, वीरशैववाद, कापालिक संप्रदाय या फिर शैव मंदिरों की नर्तकियाँ? ये देख पा रहे हैं, और आपको ध्यान देना चाहिए, ये हैं वीर शैववाद के पुजारी, या फिर वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को जंगम कहा गया है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिव के वाहन नंदी का अवतार किन्हें कहा गया है? अल्लभ प्रभु, सुंदर मूर्ति, बसव या फिर नाम्बी आंडार नाम्बी को? तो जवाब दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग। और देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन आपके सामने है ही, बहुत आराम से जवाब देंगे तो भी जवाब आ रहा है, वो बसव हैं। शेषनाग के अवतार किन्हें कहा गया है? बताएंगे क्या? शेषनाग के अवतार कौन है? ये सब प्रश्न आप खोज के रखिए भाई, मैंने कई बार बताया है। शेषनाग के अवतार कौन हैं? शेषनाग के अवतार कौन हैं? और 2 ऑप्शंस आते हैं इसमें, और ये सारे प्रश्न आप
आपकी यादाश्त को ताज़ा करने के लिए मैंने आपकी मेमोरी के लिए छोड़ा है। आप ध्यान दीजिए और मुझसे आप व्यक्तिगत तौर पे अगर इन प्रश्नों में कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर पूछ सकते हैं। यहाँ पर सूची दी हुई है, इसको मैच करना है कुमार देवी। तो कुमार देवी का विवाह गुप्त काल में आप देख सकते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ है, तो यहाँ पे 4 नंबर डालिए। राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश में हुआ है, वो हर्षवर्धन की बहन है। करुआकी का विवाह मौर्य काल में अशोक की पत्नी है वो, और मालविका शुंग काल में, मालविका अग्निमित्रम, शुंग शासक अग्निमित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3। क्लियर हो रहा है? तो तदनुसार आप आगे देख सकते हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3। तदनुसार ये विकल्प आपका सही आएगा ए, 4 2 1 3। मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे हैं, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरी क्लास के लिए आपका उत्साह प्रशंसनीय है, और आप अपने सुझावों से मुझे ज़रूर अवगत करवाइए। और ये प्रश्न ये है कि अश्वमेध यज्ञकर्ता कौन है? अश्वमेध यज्ञकर्ता कौन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्लास मेरा अश्वमेध यज्ञ के ऊपर भी है। पुष्यमित्र शुंग ने बिल्कुल किया है, ठीक है। प्रवरसेन ने 4 किए हैं, बिल्कुल ठीक है। समुद्रगुप्त ने अनेकों किए हैं, और पुलकेशिन प्रथम ने भी किया है। ध्यान रखिएगा, अक्सर करके कन्फ्यूज़न होता है और पुलकेशिन द्वितीय को समझ लेते हैं हम लोग, पुलकेशिन द्वितीय नहीं है। तो यहाँ पे तदनुसार चारों हो जाएंगे। चोल वंश में एकमात्र राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया है। राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया चोल वंश में। सातवाहन वंश में किसने किया है? कल बताया था, शातकर्णी प्रथम ने किया है। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने किया है? उसका नाम है मयूर शर्मन। कितने अश्वमेध यज्ञ किए इसने, मुझे बताएंगे आप? मयूर शर्मन ने। तो जवाब है 18। क्लियर हो रहा है? और मैं आगे बढ़ूं, हमेशा की तरह जो भी नए छात्र जुड़े हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के पास एक 30,000 प्रश्नों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है। 30,000 प्रश्नों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम लोगों की चल रही है, जिसमें लगभग मैंने 15,000 प्रश्न अब तक हल करवा दिए हैं। अभी आगामी परीक्षा की तिथि आने तक, परीक्षा होने तक मैं लगभग 15,000 प्रश्न और सॉल्व करवाऊंगा। आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज़ के महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। प्रश्न पत्र आपको PDF के रूप में प्रेषित किए जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास में इन प्रश्न पत्रों को विस्तार से हल करवा दिया जाता है। एक विद्यार्थी न्यूनतम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज ले सकता है। 20 प्रश्न पत्र आप न्यूनतम पैकेज ले सकते हैं इसका। अधिक जानकारी आप हमारे साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आपका स्वागत है, इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए, चूकिए मत, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही तैयार किए गए हैं जैसे आपकी कमीशन की जो प्रश्न बनाने की जो प्रवृत्ति है, उन्हीं के मानकों के अनुरूप हैं ये प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे हैं। और अगले प्रश्न को देखिए, एक सुमेलित नहीं है, कोई एक विकल्प सुमेलित नहीं है। किरातार्जुनीयम, भारवी, मृक्षकटिकम, दंडी, देखते ही समझ में आ जाता है। शूद्रक की रचना है मृक्षकटिकम। तदनुसार विकल्प बी ठीक है, बाकी सब कुछ सुमेलित है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शूद्रक की रचना मृक्षकटिकम इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में पहली बार जन सामान्य के जीवन को अभिव्यक्ति मिली है। जन सामान्य का जीवन
इसमें अभिव्यक्त हुआ है। जन सामान्य का जीवन इसमें अभिव्यक्त हुआ है, ये बड़ी बात है। 2 भाषाएं शूद्र प्राकृत बोलते हैं और उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते हैं। मतलब संवाद भी इसमें 2 भाषाओं में है, प्राकृत और संस्कृत में। तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12 देखिए। पुस्तपाल किसका प्रभारी है? पुस्तपाल किसका प्रभारी है? पुस्तक एवं पांडुलिपि, जिला स्तर पर करों के रिकॉर्ड का, भूमि के क्रय विक्रय का, या फिर निगम प्रशासन का। इसकी अनुमति के बगैर भूमि का विक्रय हो ही नहीं सकता था। तो ये है जिला स्तर पर भूमि के क्रय विक्रय का अधिकारी है और इसकी अनुमति के बगैर भूमि का क्रय विक्रय संभव नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, पुस्तपाल। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों का गलत हो गया ये प्रश्न, मुझे बताइए। कितने लोगों का गलत हो रहा है? गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है, आप नोट करिए, भविष्य में गलत मत करिएगा। किस चोल शासक ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया और लंकेश्वर राज की उपाधि धारण की? उत्तरी श्रीलंका की बात हो रही है भाई, उत्तरी श्रीलंका की बात हो रही है। राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग तृतीय, गलत ही है। और यहाँ पे सही जवाब है राजराज प्रथम। लंकेश्वर राज की उपाधि भी लेता है, बहुत सारी उपाधियाँ हैं उसकी। और राजेंद्र प्रथम ने, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण श्रीलंका पर विजय पाई। संपूर्ण श्रीलंका पर विजय पाने वाला राजेंद्र प्रथम है और उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजराज प्रथम है। मुझे उम्मीद है ठीक चल रहा है और आप कर पा रहे होंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिए, मौर्यकाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किस व्यक्ति को है, किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप है, या फिर टी फैंटलर है, मैक्स मूलर है, अलेक्जेंडर कनिंघम है? जवाब बिल्कुल सही लगाएंगे आप। और 1750 में खोजा था इन्होंने अशोक के स्तंभों को, और पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है 1837 में। ये बातें क्लियर है? इन सब प्रश्नों में अगर भूल से भी गलती हो जाए तो गड़बड़ी है। आप ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक क्या है? मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक क्या है? तो मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक रूपा जीवाओं का अधीक्षक है, या फिर सोना चांदी तांबा का परीक्षक है, या फिर आहत सिक्कों का परीक्षक है, या फिर गणिकाओं का अध्यक्ष है? रूप दर्शक। तो अच्छा प्रश्न है और कर पाएंगे। ये आहत सिक्कों का परीक्षक है। गणिकाओं का अध्यक्ष गणिकाध्यक्ष कहलाता था। रूपा जीवाओं का अधीक्षक बंधकी पोषक कहलाता था। बंधकी पोषक। ध्यान रखिएगा, गणिकाओं और रूपा जीवाओं में फ़र्क है। रूपा जीवाएं वैश्याएं हैं, वो देववृत्ति में लिप्त है। गणिकाएं केवल नृत्य गायन के द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करती हैं। तो मुझे उम्मीद है ठीक चल रहा होगा। और अब तक अगर आपके 2 या 3 प्रश्न गलत हुए हैं, कितने लोगों के 2 या 3 गलत हो गए ये बताइए? कितने छात्रों के 2 या 3 प्रश्न गलत हो गए? तो मुझे उम्मीद है गलत कम हो रहे हैं, ठीक चल रहा है। और किस सातवाहन के शासक के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया? शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी है। बहुत देर करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी एक उपाधि भी है, ती समुद्रतोय पीतवाहन, जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। यद्यपि कि इसकी इतनी बड़ी विजयों की हमारे पास कोई बहुत प्रामाणिक डिटेल नहीं है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों समुद्रों का पानी पिया गौतमी पुत्र शातकर्णी के घोड़ों ने, ऐसा कहा जाता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी से जुड़े हुए, धीरे धीरे आपने देखे होंगे। और मेडवल इंडिया की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। फ़ारसी भाषा की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? फरदौसी की शाहनामा, अलबरूनी की किताबुल हिंद, हसन निज़ामी की ताजुल मासिर, या फिर बैकी की तारीख़ सुबुक्तगीन? जवाब दीजिए।
और सही जवाब है फिरदौसी की शाहनामा, फारसी भाषा की पहली पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। फारसी भाषा की पहली पुस्तक फिरदौसी की शाहनामा। क्लियर। अल-बरूनी की किताबुल हिंद अरबी भाषा में है। भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में 3 किताबें अरबी भाषा में हैं, एक चचनामा भी अरबी में है और एक इब्न बतूता की पुस्तक रहला भी अरबी में है। ठीक है, रहला भी अरबी में है। क्लियर। तो अगले प्रश्न को नज़र डालिए। सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती थी? द्रोणवाप, मसाहत, नस्क एवं कनकूत, पाटक एवं निवर्तन। भूमि की माप के लिए, तो भूमि की माप के लिए जवाब दे पाएंगे और ये है मसाहत। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, कि भूमि की माप और उसकी किस्म और उसके उत्पादन को ध्यान में रखते हुए करों का निर्धारण। मसाहत प्रणाली, भूमि की माप, सल्तनत काल में शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। और अब यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। बहुत सहूलियत से, बहुत गंभीरता से, बहुत धीरे आराम से मैच करिए। रिप्लाई सब लोग करिए, तुरंत किया करिए रिप्लाई, देर मत करिए। गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूंनामा, तो यहाँ पे 3 नंबर डालिए। ईश्वर दास नागर की फुतुहात आलमगीरी, तो यहाँ पे 4 नंबर डालिए। याहिया बिन अहमद सरिंदी की तारीख़ मुबारक शाही, तो यहाँ पर 1 नंबर डालिए। और अब्बास खान शेरवानी की तारीख़ शेरशाही, यहाँ पे 2 नंबर डालिए। तो तदनुसार 3 4 1 2 क्लियर हो रहा है। 3 4 1 2। आप चाहें तो विकल्प आगे अगले पृष्ठ पर देखिए। 3 4 1 2, तो तदनुसार आपके पास ये विकल्प है 3 4 1 2। मैंने हमेशा ये कहा है कि नंबरिंग करके करेंगे ना तो हमेशा प्रश्न सही होंगे, गलत ना के बराबर होने की संभावना है। एरो से मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे जब करते हैं आप, तो उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। नंबरिंग करके मिलाइए और फिर विकल्प को आप देखिए और फिर उसके बाद आप उत्तर दीजिए। कौन सा युद्ध जल एवं थल पर लड़ा गया? एक साथ लड़ा गया, जल एवं थल पर एक साथ लड़ा गया। देख पा रहे हैं? चंदेरी, घाघरा, खानवा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, जल और थल में एक साथ लड़ा गया। बाबर के समय की बात हो रही है और सही जवाब है इसमें घाघरा का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलें हम लोग और क्वेश्चन नंबर 21 इसे देखिए। मुगल काल में किस शासक ने भांग एवं शराब के उत्पादन एवं उसकी बिक्री एवं उसके सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो कौन है? और सही जवाब है औरंगजेब। और यहाँ पर सही जवाब है औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, शराब 13 निषेधाज्ञाएं इसने जारी की थी राज्याभिषेक के अवसर पर। उसमें एक ये भी है, ये कहते हैं कि 13 निषेधाज्ञाएं जारी की किसने? औरंगजेब ने। आपको एक सूचना और देनी है मुझे, आपके लिए इतिहास की एक बुकलेट है। जिस तरह से आपकी एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसी के संदर्भ में आपकी इतिहास की एक 250 पन्ने की बुकलेट भी मैंने तैयार करवाई है। वो बुकलेट आपकी परीक्षोपयोगी सूचनाओं और परीक्षोपयोगी टॉपिक्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और ये बुकलेट आप देख पा रहे हैं, ये 250 पन्नों की बुकलेट है। इसमें केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रामाणिक सूचनाओं का संकलन किया गया है। यदि आप चाहें तो ये बुकलेट आपके रिवीजन में बहुत मददगार साबित हो सकती है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस बुकलेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लास्ट मोमेंट पे जिस समय आप रिवीजन कर रहे होंगे, ये बुकलेट आपकी बहुत मदद करेगी। यदि आप इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न ये है कि शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला व्यक्ति कौन था? दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, टोडरमल, मुजफ्फर खान, मुर्शीद कुली खान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या लगाएंगे बताइए? और सही जवाब है मुर्शीद कुली खान। ठीक है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, इन्हें दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है दीन पनाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दीन पनाह अर्थात मजहब का रक्षक की उपाधि किसने ली? हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या फिर काम बख्श ने? अच्छा प्रश्न है, और एक बार ये मैंने कभी ना कभी डिस्कस भी किया है। और यहाँ पे सही जवाब है औरंगजेब के पुत्र काम बख्श ने। ध्यान रखिएगा, उपाधि की बात हो रही है, ये उपाधि की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये उपाधि की बात हो रही है। और ये है औरंगजेब के पुत्र काम बख्श ने दीन पनाह की उपाधि ली। क्लियर? और ये देखिए, मुगल काल में किस मकबरे को तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा मकबरा है जो तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कहलाता है? कुतुब मीनार का प्रांगण, हुमायूं का मकबरा, खुसरो बाग का प्रांगण, या फिर ताजमहल? और बहुत देर नहीं लगनी चाहिए इस प्रश्न का जवाब आने में, और वो है हुमायूं का मकबरा। बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं, इसीलिए इसको तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आप चाहें तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशंस हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये देखिए, तैमूरिया वंश का शमशान गृह या कब्रिस्तान कहलाता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के अलावा इसमें 5 बादशाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीदुद्दरजात, रफ़ीदुद्दौला और आलमगीर द्वितीय की कब्रें हैं, यानी कि 5 बादशाहों की कब्रें हैं। दारा शिकोह को भी इसी मकबरे में दफनाया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक ख़ास बात यह है कि अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को इसी मकबरे से 1857 के विद्रोह के समय गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने इसी मकबरे में शरण ली थी भागकर, और बाद में उसे यहीं से गिरफ्तार किया गया था। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया से चीज़ें ठीक दिशा में जा रही हैं। मुझे बताइए, आज के प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। कल कई छात्रों का ये आग्रह है कि सर एक आध पेपर सरल करवा दीजिए, मैंने कहा ठीक है चलो सरल करवा देते हैं। तो ठीक है, पेपर मुझे बताइए, मुझे ज़रूर रिप्लाई किया करिए कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे एक बार पेपर के बाद संवाद किया करिए। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ने पूछी है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ नामक पुस्तक किस विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी है? ऑड्री टचस्के, कैथरीन मेयो, ई.एम. फॉस्टर, कैथरीन ब्राउन? बताइए। और यहाँ पे सही जवाब है ऑड्री टचस्के। क्लियर? डाउट तो नहीं है? बाकी कैथरीन मेयो, ई.एम. फॉस्टर की किताबें आपको पता रहनी चाहिए, कई बार पूछी गई हैं। और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, गलत नहीं करेंगे मुझे उम्मीद है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मुझे बताएं। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, या फिर नज़मुद्दौला? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नज़मुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जल्दबाजी में अगर आपने मीर कासिम चुना है तो गलत है, और ये मीर जाफ़र है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मीर जाफ़र तो वहाँ से निकल चुका था, भाग गया था, अवध के नवाब की शरण में पहुँच गया था, और फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब घोषित किया। ठीक है, कितने लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, कितने लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ? कॉमन प्रश्न है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न को देखिए, चलिए प्रश्न का नेचर थोड़ा सा चेंज किया है। पुस्तक बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ध्यान रखिएगा।
द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन की रचना भगवती चरण वोहरा ने किसके अनुरोध पर की थी? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीके दत्ता या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? जवाब आपको पता है और यहाँ पर जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद। और इस पुस्तक को पूरा करने का श्रेय भगत सिंह को है, क्योंकि भगवती चरण वोहरा की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, वो बॉम्ब फट गया था हाथ में। तो चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्शन लिखी थी और इस पुस्तक को पूरा करने का श्रेय भगत सिंह को है। एक बार पुनः आपको मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है, देखिएगा। सरोजनी नायडू तो दरसाना नमक सत्याग्रह में है, यहाँ पे 3 नंबर। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया, 4 नंबर डालिए। अरुणा आसफ अली भूमिगत आंदोलन की एक नेता, यहाँ पर 1 नंबर डालिए। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन तो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई, अभी आपने इसको पढ़ा भी था, पीसीएस में ये प्रश्न भी आया है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किनके पास था? तो ये लक्ष्मी स्वामीनाथन, बाद में लक्ष्मी सहगल हो गई। तो 3 4 1 2 यहाँ पर देखिएगा, 3 4 1 2 तदनुसार यहाँ पर विकल्प कौन सा आ रहा है? और यहाँ पर विकल्प आ रहा है बी, 3 4 1 2। क्लियर? ठीक आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 29, गांधी ने किस आंदोलन के दौरान एक सार्वजनिक तौर पे उन्होंने लंगोटा और धोती धारण कर लिया? सार्वजनिक तौर पे, और उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक भारतवासी नंगा और भूखा है मैं भी वस्त्र धारण नहीं करूंगा। चंपारण, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन? मुझे बताइए, ये सार्वजनिक मंच पे सार्वजनिक उद्घोषणा किस आंदोलन के दौरान है? जवाब दे सकते हैं। और सही जवाब है असहयोग आंदोलन। ठीक है ना? बताइए भाई, गलती तो नहीं करी है आपने? कोई डाउट है तो मुझसे संवाद कर सकते हैं। बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ब्रूमफील्ड, फुलर, कर्जन, मॉनक्रीफ या फिर किचनर? पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? और यहाँ पर जवाब है ब्रूमफील्ड फुलर। वेरी गुड। और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज के टेस्ट पेपर में आपने कितने प्रश्न गलत किए मुझे आप एक बार रिप्लाई करिएगा। पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपकी टेस्ट सीरीज़ बहुत सकारात्मक दिशा में जा रही है, आपकी तैयारी को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और शीघ्र ही अगली क्लास में मिलेंगे। आपने इतनी धैर्य के साथ मेरी क्लास को ज्वाइन किया, आपका हार्दिक आभार। मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।